गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज ज्ञानदीप मिश्रा और आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आई होप आपको इस चैनल के सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, उससे आपको फायदा हो रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपके व्यूज मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मैं इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज है 6 मार्च 2017 और आज हम लेकर आए हैं द हिंदू के एडिटोरियल का हिंदी में ट्रांसलेशन। दोस्तों, फ्रेंड, वैसे तो इस YouTube पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसपे द हिंदू के एडिटोरियल का डिस्कशन होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द हिंदू के जो एडिटोरियल है उसका डिट्टो ट्रांसलेशन ये सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, लर्निंग हब पर मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स अपडेट होगा, वोकैबलरी अपडेट होगी और पैसेज इंप्रूवमेंट में भी बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है। और हर दिन आपको आपको पता ही होगा कि आजकल बैंकिंग जो एसबीआई पीओ और यूपीएससी है, इन सब के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई पीओ वाले तो कभी कभी एडिटोरियल डिट्टो उतार देते हैं अपने पैसेज में, तो इसलिए पढ़ना भी चाहिए हमें। और चलिए आज का हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये लिखा हुआ है, देयर इज अ नीड टू अर्जेंटली डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव। ये हमारी एडिटोरियल की पहली हेडिंग है और इसमें इसका मतलब है कि अब ये बहुत अर्जेंट हो गया है डिटरमाइन करना कि जो वेस्टर्न घाट्स है उसका कितना हिस्सा हमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव करना है। तो ये हेडिंग पढ़कर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, आपको बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इस कहना क्या जा रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि मैं आपकी इस परेशानी को दूर कर सकूं। दोस्तों, कभी भी एडिटोरियल पढ़िए तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर एडिटोरियल क्यों बना। जो हमारे समाज में चलता रहता है उसी पर ही एडिटोरियल हिंदू वाले लिखते हैं। तो चलिए हम इसकी बैकग्राउंड की ओर ले चलते हैं। और बैकग्राउंड इसका समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि क्या होती है कहानी भारत की। कहानी इन द सेंस कि क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखिए, ये भारत है, ये भारत का मैप बना हुआ है। और दोस्तों, यहाँ आप देखिए गुजरात, यहाँ मतलब साउथ में अगर आप देखें और वेस्ट साइड में देखें तो यहां से लेकर गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसी को बोलते हैं, समुद्र का किनारा जो है इसी को बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। और अगर आप ईस्ट से लेकर फिर साउथ तक इधर से जाएंगे तो इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। तो ये है वेस्टर्न घाट्स और ये है ईस्टर्न घाट। अभी मैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताऊंगा, क्यों वेस्टर्न घाट्स इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों उस पर एडिटोरियल लिखा गया। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि वेस्टर्न घाट जो है उसकी जो लंबाई है वो है लगभग 1,60,000 किलोमीटर, ठीक है। और 40% जो ड्रेनेज है वो लगभग इधर से होता है। ये सब इंपॉर्टेंस है, हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड में डिटेलिंग में इसका डिस्कशन करते हैं। तो सॉरी, तो इसका ये रहा इंपॉर्टेंस, ये देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टर्न घाट। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट्स? तो देखिए, लगभग टोटल ऑफ 39 प्रॉपर्टीज, उन 39 प्रॉपर्टीज जिसमें क्या क्या आते हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं और अलग अलग तरह के ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वेस्टर्न घाट्स में आ जाते हैं। ठीक है, 39 प्रॉपर्टीज, जिसमें से केरला में 5, कर्नाटका में 10 और तमिलनाडु में 5 एंड 4 इन महाराष्ट्र। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि अरेबियन सी वेस्ट साइड में है इंडिया के, और वहां से मानसून आता है जिसके कारण बारिश वगैरह होती है हमारे यहाँ। तो मानसून के लिए भी वेस्टर्न घाट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि रिच बायोडाइवर्सिटी, रिच विभिन्नताएं, जीवों में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं भी आपको वहां मिलेगी। और इतनी ज्यादा है कि हमने अभी तक उतनी ज्यादा स्पीसीज है वहां पे कि हमने उनके बारे में अभी तक स्टडी ही नहीं कर पाए, इतनी ज्यादा है। और हर साल एक नया स्पीसीज है, नया जो है स्पीसीज जो है वो इमर्ज होता है हर साल इस प्लांट्स और एनिमल, एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो इसी पर जो डॉक्टर नॉर्मन माइर्स हैं उन्होंने 2 दशक पहले लिखा था, ये बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने लिखा था 2 दशक पहले ही, कि उस समय 1,82,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन थी उसका सिर्फ और सिर्फ 6.8% ही प्राइमरी वेजिटेशन के लिए बचा है। और उन्होंने इंक्लूड किया था वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका को साथ में। सोचिए, बहुत बड़ी बात है, इतना ज्यादा वहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब इसको देखिए, एक टर्म है, मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स से कैसे कैसे कहते हैं। क्योंकि एडिटोरियल में वर्ड आएगा इसलिए मैंने पहले ही इसको आपको क्लियर करना है कि देखिए, भारत का कुछ हिस्सा जो है वहां पर क्या है कि बहुत तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा है
पेड़ है, इतना कटिंग हो रही है उनकी, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है कि वहां पर जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे जो स्थान है उनको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की कुछ कंडीशंस हैं, उसको भी समझते हैं। कंडीशन ये है कि पूरे दुनिया के लगभग 1500 स्पीसीज उस जगह पे होने चाहिए, ठीक है, या फिर 0.5%। साथ ही साथ कि जो वहां पर जो है लगभग 70% जो प्राइमरी वेजिटेशन है वो वहां पर लॉस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है कि दुनिया का लगभग 60%, मतलब वर्ड्स दुनिया के जितने प्लांट, बर्ड और मैमल हैं उनका 60% उस पर्टिकुलर स्थान से सपोर्ट करना चाहिए। उसे कहते हैं, उस जगह को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब ये देखिए भारत है, और इस भारत में आप ये अगर साउथ के साइड में देखेंगे, ये साउथ में ये जो एरिया है, ये सब जो रेड कलर में है और ये इधर ग्रीन कलर में है, ये सब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनको बोला गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप हिमालयन रेंज में जाइए तो यहाँ पे बहुत सारे जानवरों को मारा जा रहा है, पेड़ कटिंग हो रही है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत खराब है। इन्हीं को इसीलिए बोल दिया गया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और इन्हें इस पर ही हमें बहुत जल्दी से रोक लगाना चाहिए एक्सप्लॉयटेशन पर। तो इसी पे एडिटोरियल भी है। और ये देखिए मैं आपको बता दूं भारत में जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप देखें तो एक वेस्टर्न घाट्स में, तो आपको इस सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने डेटा के लिए केवल दिया है कि 140 मैमल्स जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स, इंडिया के 140 मैमल्स वेस्टर्न घाट्स में। आप ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि जो 25% इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे वो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। तो ये कुछ कुल मिलाकर ये वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंस को बताता है। अब इसी पर गडगिल कमेटी बनी, ठीक है। तो वहां पर हॉटस्पॉट वो बन चुका है चूंकि, और वहां पर इकोलॉजिकली सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, वहां एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो गडगिल की कमेटी बनी, रिकमेंडेशन, उन्होंने कुछ चीजें रिकमेंड की, तो उसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं। तो ये है गडगिल जी, उन्होंने एक इमिनेंट इकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं। उन्होंने बोला कि ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स, इसमें स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, अब यहाँ पर किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना ये फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि वहां पर जितने भी डैम बन रहे हैं या फिर जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए। तो ये था गडगिल कमेटी का रिपोर्ट। लेकिन इस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल वहां की अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस पर कहा कि नहीं, ये गलत है, इस तरह से अगर डेवलपमेंट रोक देंगे तो वहां के लोग और किसान वगैरह कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, उनका खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो इस चूंकि गडगिल जो कमेटी थी उन्होंने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर दिया था, और बाकी में सही भी है, क्योंकि धीरे धीरे जो वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और वो बद से बदतर उसकी हालत होती जा रही है। तो इस कारण से गडगिल कमेटी ने ये दिया था, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है दूसरी कमेटी आई, और वो है कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। और उन्होंने बोला, उन्होंने भी इकोलॉजी को ध्यान में रख के बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब वेस्टर्न घाट से, पूरे लैंड एरिया से, पूरे वेस्टर्न घाट से लोगों को नहीं हटाना है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं रोकना है, बल्कि 37% जो है वो जो है सेंसिटिव एरिया के दायरे में आना चाहिए। तो उन्होंने 37 मतलब 60,000 किलोमीटर का जो दायरा है उन्होंने बता दिया कि इसको यहाँ पर जो है डैम नहीं बनना चाहिए, पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बनने चाहिए, उन्होंने इस बारे में यहाँ पर बताया, ठीक है। हाइड्रो पावर्स यहाँ पे नहीं बनने चाहिए। लेकिन उनकी रिपोर्ट जो थी उस पर भी लोग ने ऑब्जेक्शन किया, ठीक है। वहां की गवर्नमेंट ने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी पर जो है हमारे जो द हिंदू का आर्टिकल पूरा बना है कि अब जो है वहां की गवर्नमेंट ने इतना साइंस का चीजें करी और इतना रिसर्च किया, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट नहीं उसका फाइनल किया। और अब उन्होंने बोला है गवर्नमेंट ने कि अब हम जनता पर छोड़ते हैं और जनता डिसाइड करेगी कि कितना % हिस्सा जो है वो हम सेंसिटिव डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे वही जो मैंने बताया वही आप यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ है कि अब जो है सरकार ने कह दिया है कि 60 दिन का टाइम दे दिया और पब्लिक को, कि अब पब्लिक डिसाइड करे कि कितना हिस्सा हम रखेंगे। तो इसी पे जो कमेंट है वो द हिंदू ने किया है कि जब सरकार ने दो अलग अलग इकोलॉजिस्ट से बात किया और उन्होंने पूरा इतना साइंटिफिकली अप्रोच से सब कुछ प्रूफ किया कि कितना हिस्सा जो है सेंसिटिव होना चाहिए, उसके बावजूद अब जो गवर्नमेंट है वो ये ना मानकर अब वो पब्लिक के ऊपर वो छोड़ रही है कि 60 दिन में आप डिसाइड करिए। तो इसी पर सार्कास्टिक कमेंट है। और चलिए अब आपको इस बारे में इसके बेसिक बैकग्राउंड आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप पढ़ेंगे द हिंदू का जो एडिटोरियल तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा।
तो चलिए अब द हिंदू का एडिटोरियल अब आपको क्लियर करते हैं कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देयर इज अ नीड ऑफ अर्जेंटली डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव, कि अब वो बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि वेस्टर्न घाट्स का कितना हिस्सा सेंसिटिव करना है वो डिटरमाइन करना। तो इसमें लिखा हुआ है, द हेजिटेशन शोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग अपॉन फुल लीगल प्रोटेक्शन फॉर वन ऑफ इट्स मोस्ट प्राइज्ड नेचुरल असेट द वेस्टर्न घाट्स इन देयर टोटलिटी इज मेजर डिसअपॉइंटमेंट। लिखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये हेजिटेशन शोन करना डिसाइड करने में कि उस वेस्टर्न घाट जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल असेट है हमारे भारत के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर पूरी तरह से लीगल प्रोटेक्शन करने में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रही है। और ये जो है एक बहुत ही इट्स अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट, ये बहुत ही मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आइडिया दैट वट एवर इज लेफ्ट ऑफ दीज फ्रेजाइल माउंटेन्स फॉरेस्ट शुड बी, अब आइडिया क्या था कि ये जो कुछ भी बचा हुआ है, देखिए अब जो चीजें कट गई, मतलब जो चीजें खत्म कर दी हैं उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास असेट्स बच गए फॉरेस्ट और ये बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स और इन सब के, तो कम से कम उन्हीं को बचाने के लिए हम कुछ करें। तो वही लिखा है, शुड बी प्रोटेक्टेड, उन्हें बचाना चाहिए फ्रॉम, किससे, अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन, ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे बचाना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन अनसस्टेनेबल का मतलब जो कि फिजिबल नहीं है, जो कि जिसका कोई लिमिट नहीं है, पेड़ों से कटते ही चले जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। इन द एक्सप्लॉयटेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, आज के लोग देखिए क्या कर रहे हैं, पहले के लोग अभी आगे भी पढ़ लेते हैं, वाइल प्रेजेंटिंग सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग टू द कम्युनिटीज दैट इनहैबिट्स दीज लैंडस्केप्स बीइंग लॉस्ट साइट्स ऑफ। इसका मतलब यह है कि पहले के जो लोग थे वो लोग जो चीजें यूज करते थे, जैसे समुद्र के किनारे रहते थे तो केवल अपना जीवन यापन करने के लिए चीजों का यूज करते थे, प्रकृति का यूज करते थे। लेकिन अब के लोग क्या है, वही लिखा है, एक्सप्लॉयटेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। अब के लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं ना कि प्रेजेंट के लिए बल्कि फ्यूचर के लिए भी करते हैं। तो यही चीज लिखा गया है, ठीक है, इससे हमें बचाना चाहिए। क्वाइट अनसाइंटिफिकली, ये वेरी बहुत ही बिल्कुल अवैज्ञानिक है कि द इशू इज बीइंग फॉर्म्ड एज वन ऑफ द डेवलपमेंट वर्सेस कन्वर्सेशन। अब जो इशू बन गया है वो बन गया है, एक तरफ डेवलपमेंट है हमारे तरफ, एक तरफ हमारा प्रकृति का कंजर्वेशन है, इस पर ये इशू कहीं ना कहीं आकर टिक गया है। गिवन द वीक एफर्ट एट फोर्जिंग अ कॉन्सेंसस, अब जो गवर्नमेंट है उसने बहुत अब क्या कह दिया है कि पब्लिक को 60 दिन का टाइम दे दिया है कि अब वो निर्णय करें। ये जो है, there is little purpose in central returning to the drawing board with another draft notification to identify ecological sensitive areas, कि इकोलॉजी की सेंसिटिव एरियाज को डिफाइन करने के लिए जो गवर्नमेंट जो 60 दिन का जो टाइम दे रही है पब्लिक को, ये बहुत ही कमेंटेबल है। ठीक है, कमेंटेबल का मतलब निंदनीय आप कह सकते हैं यहाँ पर। What it needs to a framework under which scientific evidence and public concerns are debated democratically and the baseline of the ESAs arrived at। जब आपने इतने इकोलॉजिस्ट को बुलाया है तो और उनसे डिसाइड करवाए कि कितना परसेंट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया आपको रखना है, तो उसके बाद आप कैसे लोगों से अब आप डिसाइड करवाएंगे। तो ये यहाँ पर बात कही गई है, इट इज एक्सेप्टेड, क्या ये एक्सेप्टेड है। चलिए अब फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि जो घाट है प्लेज एन irreplaceable role in meditating the monsoon over the country and the forest harbor in rich biodiversity that has not even been fully studied। इसका मतलब यह है कि जो फॉरेस्ट है वो रिच बायोडाइवर्सिटी की फॉरेस्ट है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या कोई मानसून बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या कोई फॉरेस्ट बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या कोई बायोडाइवर्सिटी बना सकता है? नहीं बना सकता। और ये सारी चीजें किसके द्वारा दी जा रही हैं? ये हमारा साउथ का जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, वहां से मिल रहा है। तो ये बहुत इररिप्लेसेबल है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जा रही है, कंजर्वेशन की तरफ नहीं जा रही है। न्यू स्पीसीज कंटिन्यू टू इमर्ज ईच ईयर, हर साल नए नए जो स्पीसीज हैं वो इमर्ज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर वेस्टर्न घाट्स में। ऑल्दो एज अ साइंटिस्ट नॉर्मन मेयर्स जो 2 दशक पहले कह चुके थे कि 1,82,500 किलोमीटर में से सिर्फ और सिर्फ 6.8% प्राइमरी वेजिटेशन बचा हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है, फिर भी इस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये इंक्लूड किया था उन्होंने अपने डेटा के लिए, वेस्टर्न घाट्स को लिया था और श्रीलंका का एरिया लिया था। अब नेक्स्ट ये पढ़ते हैं, द इकोलॉजिकली सेंसिटिव नेचर ऑफ द फॉरेस्ट स्ट्रेचिंग
1600 kilometer along the western coast as global biodiversity hotspot was emphasized by the Western Ghats ecology expert panel headed by माधव गडगिल। माधव गडगिल जो थे उन्होंने बताया कि 1600 किलोमीटर का जो एरिया है वो ग्लोबली डाइवर्सिटी उसको हॉटस्पॉट बना दिया गया, बनाने के लिए उन्होंने बोल दिया था। ठीक है, अब वाइल्ड फॉर कंजर्वेशन पर्पस द, चूंकि अब उन्होंने बोल दिया था कि पूरी तरह से कि जो भी घाट के एरिया के लोग हैं वो किसानी बंद कर दें, वहां पे डेवलपमेंट बंद कर दिया जाए, तो ये थोड़ा सा ज्यादा टफ लग रहा था। इसीलिए फिर कस्तूरी रंगन कमेटी आई, उन्होंने बोला नहीं ठीक है, आप एक काम करिए, उस वेस्टर्न घाट्स का थर्ड एरिया जो है उस पे कम से कम आप काम करिए, वहां के जो एक्सप्लॉयटेशन है उस पे रोकिए। तो ये चीज था। तो ठीक है, कस्तूरी रंगन ने कुछ रियायतें बरती जनता के ऊपर, लेकिन फिर भी ये देखिए, लोगों का हित देखिए कि बोथ एक्सपर्ट्स ग्रुप्स हैव एनकाउंटर्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। वहां की जो इंडस्ट्रीज थी उनका तो पानी बंद हो जाता, उनका खाना पीना बंद हो जाता, इसलिए वो सब जो है क्या कर रहे थे, वो की एनकाउंटर किए इन दोनों जो इकोलॉजिस्ट थे इनकी डिसीजन पर, और इसीलिए ये चीज अभी तक वहां पर वेस्टर्न घाट्स के लिए फॉलो नहीं हो पाया। केंद्र सरकार ने कुछ भी अभी डिसाइड नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम अपने पैसे के लिए, वहां के जो इतने भी लोग हैं वो अपने पैसे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस पूरे ब्रह्मांड को जो भगवान ने बनाया है, किसी ईश्वर ने बनाया है, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल पौधे पक्षी सब हैं, और उसको हम बर्बाद करना है सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए। तो इसीलिए जो द हिंदू के जो एडिटोरियल लिखने वाले हैं वो बोलते हैं कि the question that needs speedy resolution is how much of the Western Ghats can be demarked as ecologically sensitive, going beyond the system of national parks and sanctuaries that already exist। तो वही है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो वेस्टर्न घाट्स है उसका कितना हिस्सा इकोलॉजिकली सेंसिटिव करना है, ये डिसाइड करना बहुत ही जरूरी हो चुका है। द एरियाज फ्री टू बी एक्सप्लोर्ड। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर हम मान लीजिए 15% या 20%, 25% हिस्सा, अगर हम सपोज, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव कर रहे हैं, तो बाकी के जो हिस्से हैं क्या वहां से कितना भी हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर सकते हैं, कितना भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो वही बोला गया, एज अ कोरिलरी आर अदर एरियाज फ्री, क्या सारे एरियाज फ्री हैं टू बी एक्सप्लॉइटेड फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए फ्री है, इंक्लूडिंग माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, जो खान खोदा जा रहा है, और डिफॉरेस्टेशन के लिए क्या बाकी एरिया फ्री है विद नो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस पे उन्होंने बोला है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी कुछ नॉर्म्स बनने चाहिए। अभी फ्रीक्वेंटली साइटेड एग्जांपल, अभी जो हमने फ्रीक्वेंटली अभी जो एग्जांपल देखने को मिलता है जो एकदम नजदीक का है, वो है द डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉस ऑफ इकोलॉजी इन गवर्नमेंट ड्यू टू रैम्पेंट इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग के कारण गोवा में बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ था, कम से कम वहां से हमें सीख लेनी चाहिए। मोर कॉम्प्लिकेटेड इज द असेसमेंट ऑफ इकोलॉजी सिस्टम इज डिलीवर्ड बाय द फॉरेस्ट लाइक्स रिवर बायोडाइवर्सिटीज कम्युनिटीज। अब इस चीज का निर्णय बहुत ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि इकोलॉजी जो सिस्टम है और ये फॉरेस्ट जो दे रही है, रिवर है, ये सब हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसे बचाना बहुत जरूरी है। आज आप मकान खड़े कर लेंगे, आज आप फैक्ट्री बना लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ डिसबैलेंस हो गया तो फिर आपका डेवलपमेंट धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर जो चीज है वो है पर्यावरण। अगर पर्यावरण में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा तो हम सब सांस लेने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी पे पूरा ये एडिटोरियल था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया जानकारी भी हुई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आया है, तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज आप इसको शेयर भी करिएगा और कमेंट करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगा, खराब लगा, वो भी आप कमेंट करिए, वो दोनों तरफ से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और ये प्लीज आप दूसरों को भी बताइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कल फिर द हिंदू के एक नए एडिटोरियल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।